चैप्टर सेकेंड है आपका क्लास 10th का। चैप्टर का नाम क्या है? नेशनलिज्म इन इंडिया। इसके पहले हम लोग चैप्टर जो पढ़े हैं उसमें नेशनलिज्म किसके बारे में बताया था? यूरोप के बारे में। वो थोड़ा टिपिकल था। टिपिकल इसलिए था क्योंकि हम वहां की चीजें के बारे में उतना जानते नहीं है। ये वाला आसान है। आसान इसलिए तब तक लर्निंग वर्क करो तुम। आसान इसलिए है क्योंकि भारत के बारे में हम जानते हैं, जैसे गांधी जी का क्या रोल था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुने हैं, सिविल डिसोबीडियंस के मूवमेंट के बारे में सुने हैं, चौरा चौरी में आग लग गया था, इसके बारे में हल्की फुल्की चीजें हम जानते हैं। तो ये वाला चीजें समझना आसान है। मैं आपको बताऊंगा, सब कुछ आपका स्टोरी के रूप में रहेगा और हम इसको कोरिलेट करके करेंगे, पढ़ेंगे। समझ रहे हो? सबसे पहले देखो, जो नेशनलिज्म इन इंडिया है इसमें एक इंसान का रोल बहुत ज्यादा है। उसका नाम क्या है? गांधी जी। क्या है? गांधी जी। गांधी जी का रोल इसमें बहुत ज्यादा बड़ा है। सबसे पहले हम लोग गांधी जी के ओवर पॉइंट को देखेंगे, कब आए, क्या किए और कैसे वो हाईलाइट हुए। हम जानते हैं गांधी जी भारत में कब आए थे? 1915 में। कब आए थे? 1915 में। कहां से आए थे? अफ्रीका से। अफ्रीका एक मतलब साउथ अफ्रीका जो है, अफ्रीका कंटिनेंट में, अफ्रीका कंटिनेंट में साउथ अफ्रीका देश से आए थे। वहां पे केस लड़ने गए थे और केस में अंग्रेजों को हरा के आए थे। जब वो अंग्रेजों को हरा के आए थे, और हम किसके गुलाम थे? अंग्रेजों के, ब्रिटिशर्स के थे। तो पहले ही नाम इनका हो गया था कि एक ऐसा इंसान आ रहा है जो इंडिया की बात छोड़ो, अंग्रेजों को कहां हराया है? अफ्रीका में। कहां हराया है? अफ्रीका में। तो पहले ही हाईलाइट हो गए थे गांधी जी की अफ्रीका में ये हराए हैं। लेकिन ये भारत में आने के बाद तुरंत ही यहां पे आंदोलन चालू नहीं किए। गांधी जी के एक गुरु थे, इनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। गुरु के रूप में गांधी जी को इन्होंने एक सजेशन दिया था कि भारत में तुम जाते ही सत्याग्रह चालू मत कर देना, आंदोलन चालू मत कर देना। सबसे पहले तुम टाइम लेना, कम से कम 1 साल, 1 साल टाइम लेना। और उसके बाद चीजों को समझना कि नॉर्थ में कैसे लोग हैं, साउथ में कैसे हैं, पंजाबी कैसे हैं, नॉर्थ ईस्ट में कैसे हैं, हर जगह ट्रेवल करना। 1 साल समझना कि भारत में लोग आखिर है कैसे, और उसके बाद जो करना होगा वो करना। प्रेजेंट सिनेरियो में तुम लोग देखोगे, इसी चीज से इंस्पायर होके जो कॉकरोच जनता पार्टी आई थी ना, कॉकरोच जनता पार्टी आने के बाद अभिजीत दीपके तुरंत नहीं बोल दिए कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए हम यहाँ पे बैठ रहे हैं, अनशन आंदोलन कर रहे हैं। हाँ, चाहे वो जो आपके थे लद्दाख के, क्या नाम था उनका, सोनम वांगचुक, वो तुरंत नहीं बोले थे कि हम भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं। अभिजीत दीपके भी इसी से इन्फ्लुएंस होके वो क्या किए थे, पूरे भारत का राउंड किए थे। कभी आपका लखनऊ आए थे प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए कि हम सरकार के खिलाफ क्या करना चाहते हैं, प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। आपका मुंबई भी गए थे, स्टार्ट दिल्ली से किए थे, लेकिन फिर मुंबई गए, अमृतसर गए, लखनऊ गए, अलग अलग जगह गए कि नहीं? अलग अलग जाने से ये था कि हर लोगों से अपना क्या किए, मंजूरी लिए। वहां जहां जाते थे भीड़ इकट्ठा होती थी, तो उनको लगा कि हाँ क्या हो रहा है, मेरे फेवर में लोग आ रहे हैं। सेम ये सब चीजें वो गांधी जी किससे सीखे हैं, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले ने इनको एडवाइस दिया था और गांधी जी ने 1 साल तक कुछ नहीं किया। 1915 में आए थे और पहली बार गांधी जी स्पीच दिए थे 1916 में। कहां दिए थे? बीएचयू में। कहां दिए थे? बीएचयू में पहली बार ये स्पीच दिए थे। अब देखो, अब स्पीच देंगे,
पहले से हाईलाइट थे कि ऐसा इंसान है जो अफ्रीका में क्या किया है, गांधी जी ऐसा इंसान है जो अफ्रीका में क्या किए हैं, अंग्रेजों को हरा है। अब ये स्पीच देंगे तो इनके बातों को ज्यादा सुना जाएगा। एक इंसान है राजकुमार, उनका बात छोड़ो, ये इसके बाद अब ये सत्याग्रह चालू करते हैं। पहला सत्याग्रह ये चालू करते हैं 1917 में। 1916 में स्पीच दिए ना, अब ये काम पे लग जाते हैं। 1917 में क्या करते हैं, ये चंपारण सत्याग्रह करते हैं। क्या करते हैं, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह में क्या होता है, जैसे एक सिस्टम था, उसको बोलते थे 3 कठिया सिस्टम। 3 कठिया सिस्टम, इसमें क्या होता था ना कि जैसे आज के समय ना मशीन आ गई है तो तुरंत कपड़े में कलर आ जाता है, हाँ, सिंथेटिक कलर आ जाता है। पहले के समय कलर इम्पॉसिबल होता था। कलर लाने के लिए क्या करना पड़ता था, नील की खेती करनी पड़ती थी। नील की खेती करनी पड़ती थी तो नील की खेती कोई करना चाहता नहीं था। जैसे मान लो कि गेहूं चावल अगर होता है, हम बोलते हैं अगर अनाज कम भी होगा तो जो बचेगा हम खा लेंगे। नील की खेती में तुम ऐसा थोड़ा ना कि अगर तुम्हारे पास गेहूं चावल नहीं तो तुम नील खाओगे। नील तो कलर होता है ना, तो नील कोई बोना चाहता नहीं था। अंग्रेज हमको गुलाम बनाए हुए थे, तो हमारे ऊपर फोर्स किए कि तुम्हारे पास जो भी जमीन है उसको 20 पार्ट में डिवाइड करो और उसमें का 3 पार्ट आप क्या बोओगे, नील बोओगे। क्या बोलोगे, नील। अपने जमीन में जो भी है 3 पार्ट में आप क्या बोओगे, नील बोओगे। और ये कंपलसरी था, सभी फार्मर को लगा दिया गया कि आपको नील क्या करना है, बोना है। और जो भी उपज होगी वो किसको देना है, ब्रिटिशर्स को देना है। यह सिस्टम लगाए थे अंग्रेज। जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ और वहां पे आर्टिफिशियल कलर का डिस्कवरी हो गया कि अब नील की जरूरत नहीं है, नील के प्लांट की जरूरत नहीं है, हम क्या कर लेंगे, अपने से क्या कर लेंगे, कलर को बना देते थे। और अच्छे अच्छे कलर क्या होते थे, कपड़े में लग जाते थे। तो अब बताओ, ये जो 3 पार्ट पे अंग्रेज जो खेती बाड़ी कराते थे, इसके मालिक कौन हो गए थे, अंग्रेज। किसान का जमीन था, मालिक कौन थे, अंग्रेज। अब बोल दिया अंग्रेज कि ऐसा है कि अब सिस्टम नहीं चलेगा, क्योंकि जैसे मान लो कि ये नील बोए हैं, अब नील की डिमांड ही नहीं है। अंग्रेज बोले कि हमें नील नहीं चाहिए। तो किसान बोला कि ठीक है, हमें जो जमीन तुम हमारी लिए हो 3 पार्ट, ये जमीन हमें दे दो। पहले की जमीन किसकी थी, किसान की। अंग्रेज इसको ले लिए किस, क्या बोने के लिए, नील। नील का जब डिमांड खत्म होने लगा, आर्टिफिशियल नील की डिस्कवरी हुई, तो उसके बाद ये जमीन अब किसकी होनी चाहिए, किसान की। लेकिन अंग्रेज बोलते थे कि हम जमीन नहीं देंगे। अब इसी को लेके गांधी जी गए चंपारण में, बिहार का एक जगह है चंपारण, और वहां पे आंदोलन किए, सत्याग्रह किए, और यहां पे वो जीत गए इन द सेंस कि वहां पे वो वकील थे ही, लड़े लोगों की तरफ से और अंग्रेजों को क्या कर दिए, हरा दिए। और यहाँ पे फार्मर्स का जमीन अंग्रेजों को क्या करना पड़ा, देना पड़ा। देखो, पहले इनका भौकाल टाइट था कि अफ्रीका से एक ऐसा इंसान आ रहा है जो अंग्रेजों को क्या किया है, हराया है। और आते ही आते पहली बार अपना एक तरह से बैटिंग करने गए और पहले बॉल पे क्या मार दिए, छक्का मार दिए ना। अब बताओ, अफ्रीका में भी कामयाब हो गए और यहां भी कामयाब हो गए, पूरे भारत में लहर मच जाएगी कि नहीं। एक ऐसा इंसान है जो अंग्रेजों को क्या कर दिया है, दबा दिया है। अब ये काम अपना धीरे धीरे चालू करेंगे। 1917 के बाद 1918 के स्टार्टिंग में अब ये क्या करेंगे, 2 काम करते हैं। एक आपका करेंगे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, इसका नाम सुने हो, हाँ। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में जैसे देखो, लोग जो थे, अहमदाबाद में एक कंपनी थी, वहां पे जो मजदूर थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे, अचानक से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था, तो एक इंडस्ट्री थी, फैक्ट्री थी,
उसका प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ गया। जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया तो अचानक से प्रॉफिट बढ़ गया इंडस्ट्री का। तो ये बताओ इंडस्ट्री में काम कौन कौन करते हैं? ओनर होता है, और मतलब ओनर की तो फैक्ट्री होती है, और काम कौन करता है? लेबर चाहे वर्कर होते हैं। तो वर्कर्स की डिमांड ये थी कि जब मुनाफा इतना ज्यादा हुआ है तो हमारी सैलरी, जो वेज है, मजदूरी है, वो भी क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। जो मिल का मालिक था वो बहुत कम सैलरी क्या किया था? बढ़ाया था। अब इस पे स्ट्राइक करने लगे कि हमारे मेहनत के वजह से ये कंपनी इतने आगे गई है, हमारी सैलरी अच्छी खासी क्या होनी चाहिए? इंक्रीज होनी चाहिए। वो मान नहीं रहे थे। अब इसमें कौन चले जाते हैं? गांधी जी यहाँ पे, और यहाँ पे भी वो आंदोलन करते हैं, और यहाँ पे भी क्या कर देते हैं? जीत जाते हैं। और मिल मालिक को, जो लेबर है उनकी, जो वर्कर है उनकी डिमांड क्या करनी पड़ती है? पूरी करनी पड़ती है। तो देखोगे कि पहला यहाँ पे किसानों को खुश कर दिए। किसान पूरे किसके साथ आ जाएंगे? गांधी जी के साथ। यहाँ पे मजदूर भी किसके साथ आ जाएंगे? गांधी जी के साथ। और इतना ही नहीं, 1918 में ही, इसी साल में, इसके बाद एक और हुआ, उसका नाम था खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा आंदोलन में क्या था? देखो, सबसे पहले क्या हुआ ना, कि जैसे मान लो कि अंग्रेज नियम बनाए हुए थे कि कोई भी अगर किसान खेती कर रहा है तो इतना टैक्स देना है। एक बार क्या 1918 में क्या हुआ कि जो क्रॉप थी वो फेलियर हो गई। जैसे मान लो कि बारिश होगा ही नहीं तो किसान कैसे पानी चलाएगा? आज के समय की तरह थोड़ा ना कि ट्यूबवेल था, सब कुछ किस पे डिपेंड करता था? मानसून पे। फसल नुकसान हुआ, और अंग्रेज बोल रहे हैं कि हमको टैक्स चाहिए। फसल हो चाहे ना हो, हमें क्या चाहिए? टैक्स चाहिए। तो फिर गांधी जी यहाँ पे केस कर आ गए कि नहीं, ऐसा नहीं है, जब तुम टैक्स लगाए हो ठीक है लो, लेकिन जब किसान के पास पैसा ही नहीं रहेगा, जब उसकी क्रॉप ही डैमेज हो गई है, तो कैसे वो टैक्स देगा? और गांधी जी यहाँ पे गए और यहाँ भी क्या हो गए? जीत गए। आफ्टर ऑल देखोगे गांधी जी अफ्रीका में अंग्रेजों को हरा के आए, 1 साल तक पूरे भारत का भ्रमण किए। फिर उसके बाद 1917 में चंपारण, 18 में पहले अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, और उसके बाद खेड़ा आंदोलन में वो क्या किए? तीनों जगह अंग्रेजों को क्या करे? सत्याग्रह की तरह हराए। इसके बाद देखो, बात यह है ना कि एक ऐसा इंसान था जो कि बहुत प्रभावित किया सबको। पहले ही भौकाल इसका बना था कि अफ्रीका में क्या किए हैं? हराए हैं। भारत में आने के बाद भी जब चंपारण में जीते तो फार्मर साथ में हो जाएंगे, वर्कर साथ में हो जाएंगे, और यहाँ पे क्रॉप फेलियर जो है, क्रॉप फेलियर की वजह से यहाँ भी फिर फार्मर क्या हो जाएंगे? गांधी जी के साथ आएंगे। अब मैं इसके बाद में तुमको बताऊंगा कि उस समय वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कैसी क्या चीजें हो गई कि जिसके वजह से गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में चालू किए। इसको हल्का फुल्का आप लिख लीजिए, जो टर्मिनोलॉजी है उसके बाद में आगे बता रहा हूं। सत्याग्रह होता है ना कि सत्य की आवाज होती है ना। हम जो है पीसफुल तरीके से किसी के सामने क्या करेंगे? बैठेंगे। दिल्ली प्रोटेस्ट में क्या होते हैं? सीजेपी में हम अपनी डिमांड क्या करेंगे? पीसफुल रखेंगे। हम लाठी डंडा उठाएंगे नहीं, और सरकार से अपनी बात क्या करेंगे? मनवाएंगे शांतिपूर्ण तरीके से, सत्य के लिए लड़ेंगे। करो इसको, शॉर्टकट में बता रहा हूं। गांधी जी वाला पूरा स्टोरी बता दिया तुम लोग को। सामने देखो, गांधी जी वाला हो गया ना, गांधी जी हाईलाइट थे। अब देखो उस समय वर्ल्ड में क्या चल रहा था, हम देखेंगे। गांधी जी कब आए थे? 1915 में। पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड वार फर्स्ट चल रहा था 1914 से 1918 के बीच में। 1914 से 1918 के बीच में क्या चला था? वर्ल्ड वार फर्स्ट चला था। सेकेंड वाला 39 to 45 था। देखो नहीं, 14 से 18 है। 1914 से कितना है? 18। अब देखोगे कि देखो, अभी बताऊंगा 19 क्यों नहीं है, 1914 से 18। 1914 से 18 में आपका क्या चला? वर्ल्ड वार। इसमें देखो मेन चीज, एक तरफ आपका ब्रिटेन है, फ्रांस है, ब्रिटेन एक तरफ है, और ऑपोजिशन में मेन आपका कौन था? जर्मनी, साथ साथ ऑस्ट्रो हंगरी अंपायर, साथ साथ ओटोमन अंपायर। वो छोड़ो,
मेन देखो, इधर ब्रिटेन, इधर कौन था, जर्मनी। लड़ाई हुई तो जीता कौन, ब्रिटेन वाला ग्रुप। हम किसके तरफ होंगे, हम गुलाम थे किसके, ब्रिटेन के। इंडिया किसके तरफ से लड़ेगा, ब्रिटेन की तरफ से। किसके तरफ से, ब्रिटेन की तरफ से। अब देखो, जब ये वर्ल्ड वार फर्स्ट चलता रहेगा तो 1915-16 में तुम लोग देखोगे कि गांधी जी आ गए हैं, हाईलाइटेड भी थे, कहीं कहीं उनकी बात बहुत ज्यादा सुनी जाती थी। तो हमारे यहां कुप्रथा चली आ रही है, बहुत सारा इलॉजिकल। जैसे मान लो कि ये मैप है ना, जैसे ये लोग बोलते हैं कि अगर हम समुद्र पार करके दूसरी जगह जाएंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसे पहले क्या थी, मान्यताएं थी, और लड़ाई कहां होती थी, यूरोप में। तो भारत से सोल्जर जो थे वो जाना नहीं चाहते थे यूरोप में लड़ने के लिए, और इस लड़ाई में सोल्जर की जरूरत थी। तो वो गांधी जी से बोले कि ऐसा कीजिए, लोगों को आप बोलिए कि इस लड़ाई में क्या करें, हमारा ब्रिटेन का साथ दे। इंडियन सोल्जर किसका साथ दें, ब्रिटेन का। अगर वो साथ देंगे तो हम एज ए सरप्राइज गिफ्ट, मतलब हम क्या करेंगे, गिफ्ट देंगे इंडिया को। क्या करेंगे, गिफ्ट इन द सेंस, वो बोल रहे थे कि हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। डोमिनियन स्टेटस मतलब समझते हो कि ऊपर का हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट हथियार या फिर लड़ाई किससे करना है हम देखेंगे, अंदर वाला पॉलिटिक्स तुम लोग देखना। कुछ ना कुछ फ्रीडम देंगे, क्योंकि आजादी की लहर भारत में उठी रही थी। लेकिन क्या हुआ, जब लड़ाई, गांधी जी बोल दिए लोगों की ठीक है कि आप लोग जाके किसका हेल्प कीजिए, अंग्रेजों का हेल्प कीजिए। भारत के लोग जाके इस लड़ाई में क्या किए, पार्टिसिपेट किए। जब लड़ाई खत्म हुई और यहां से लोग डिमांड करने लगे कि, क्योंकि इस लड़ाई में कौन जीता था, ब्रिटेन तो जीता था, तो डिमांड करने लगे कि जो आप वादा किए थे वो क्या कीजिए, पूरा कीजिए। वो उस बात को टरकाने लगे। और क्या हुआ कि अप्रैल में 1919 में, डेट है इसकी 13 अप्रैल है शायद, हाँ 13 अप्रैल 1999 में जालियांवाला बाग मैसेकर होता है। हाँ, देखो जालियांवाला बाग मैसेकर कैसे होता है। अंग्रेज एक कानून बनाते हैं। कानून क्या बनाते हैं, रॉलेट एक्ट। क्या बनाते हैं, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट ऐसा एक्ट बनाते हैं कि किसी भी इंसान को शक के हिसाब से हम क्या कर लेंगे, अरेस्ट कर लेंगे कि वो, और बोलेंगे कि वो क्या है, देशद्रोही है। अगर कोई इंसान 3-4 लोगों का ग्रुप में कहीं जा रहा है, कहीं खड़ा है, तो हम उससे शक के हिसाब से क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो इलीगल है ना। एक तरह से लोग बाहर जाएंगे अपने कोई भी काम के लिए, अंग्रेज क्या कर सकती है, किसी को उठा सकती है। इसके विरोध के प्रदर्शन में ये कि कैसे इसका जवाब दिया जाए, एक फेस्टिवल था, बैसाखी का फेस्टिवल अमृतसर के जालियांवाले बाग में क्या किया जा रहा था, मनाया जा रहा था। इसमें कुछ प्रोटेस्टर भी थे कि अंग्रेजों से हमें कैसे डील करना है, लेकिन नहीं तो मैक्सिमम क्या थे, अमृतसर के, वहां अमृतसर के लोग गए थे उस फेस्टिवल को मनाने के लिए। आपका जानते हो अंग्रेज जनरल डायर गया था जालियांवाला बाग में, और उसके बाद उस बाग की यही एक मेन पॉइंट खासियत थी कि उसकी गेट क्या था, एक ही गेट था जाने का, एक ही गेट था आने का। वह फोर्स के साथ जाता है, गेट खुलवाता है और ओपन क्या करा देता है, फायरिंग करा देता है। अब देखो, अंग्रेजों ने बोला था कि इंडिया अगर हमारा साथ देगा वर्ल्ड वार 1 में तो जीतने पे हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ अच्छी चीजें करेंगे। और वो हमें अच्छी चीजें क्या लाया, रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट के थ्रू क्या कर दिया, जालियांवाला बाग मैसेकर। ये जो फेस्टिवल थी अमृतसर में, ये हिंदू का फेस्टिवल था। किसका था, हिंदू का। बैसाखी फेस्टिवल किसकी होती है, हिंदू की। पूरी की पूरी हिंदू कम्युनिटी किसके खिलाफ हो गई, ब्रिटिशर्स के। किसके खिलाफ हो गई, ब्रिटिशर्स के, इस एक्ट से कि तुम कैसे सबको मार सकते हो। दूसरा चीज और, अब देखो एक चीज और है यहां पे, जैसे अंग्रेज जो लड़ रहे थे, यहां ऑस्ट्रो हंगरी अंपायर था, और ये वाले एरिया में एक अंपायर था, इसका नाम था ओटोमन अंपायर। क्या नाम था, ओटोमन अंपायर।
ओटोमन अंपायर ये वाला एरिया पूरा मुस्लिमों का क्या था, हेड था। तो अंग्रेजों ने कहा कि जो हमारे खिलाफ है उसको हम तोड़ देंगे। जैसे जर्मनी को पनिशमेंट किए, ऑस्ट्रो हंगरी अंपायर को छोटा छोटा करके क्या कर दिए, ऑस्ट्रिया और हंगरी। ओटोमन अंपायर को तोड़ के छोटा सा क्या कर दिए, तुर्की। क्या कर दिए, तुर्की। और साथ ही साथ ओटोमन अंपायर में एक पोस्ट होती थी खलीफा की। किसकी होती थी, खलीफा। खलीफा की पोस्ट होती थी। अंग्रेजों ने बोला कि हम खलीफा की पोस्ट को क्या कर देंगे, हटा देंगे। क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो कभी भी लोग धर्म से बहुत ज्यादा जुड़े रहते हैं। जैसे भारत में हिंदू धर्म से अयोध्या में लोग क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं ना। राम मंदिर हो गया, चाहे कृष्ण जी का हो गया। विश्व में, भारत में नहीं पूरे विश्व में जितने मुस्लिम थे इस बात से क्या थे, इस बात से दुखी थे, क्योंकि उनके हेड को क्या बोला जाता था, खलीफा। और उस पोस्ट को अंग्रेज क्या बोल रहे थे, इस पोस्ट को हम क्या कर देंगे, वर्ल्ड वार 1 के बाद हम क्या कर देंगे, मतलब जीतने के बाद क्या कर देंगे, उसको हटा देंगे। क्योंकि ओटोमन अंपायर किसके खिलाफ लड़ा था, ब्रिटेन के खिलाफ। किसके खिलाफ, ब्रिटेन के खिलाफ। तो भारत में जो मुस्लिम थे उनको डर था कि अंग्रेज ऐसा ना कर दे, इसीलिए अली ब्रदर थे। उन दो नाम था उनका, एक था शौकत अली और एक और थे अली ब्रदर में मोहम्मद अली। कौन थे, मोहम्मद अली। मोहम्मद अली और शौकत अली एक आंदोलन चालू करते हैं मिलके। उसका नाम होता है आंदोलन का खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन, आंदोलन चाहे खिलाफत मूवमेंट बोलो। खिलाफत मूवमेंट क्या था, अंग्रेज जो खलीफा की पोस्ट को हटाने वाले थे, तो खलीफा से ही क्या बना, खिलाफत। खिलाफत आंदोलन ये था, मूवमेंट ये था कि अंग्रेज खलीफा के पोस्ट को हटाए नहीं, इसको मेंटेन किए रहे। अब देखो, आप ये देखोगे कि ये ऐसी टाइमिंग थी खिलाफत में, जो ये खलीफा पोस्ट थी ये किसके लिए थी, मुस्लिमों का था ना। भारत में एक ऐसा टाइम था जिस टाइम पूरे की पूरी हिंदू किसके खिलाफ थी, अंग्रेज के खिलाफ। और साथ ही साथ में ये खलीफा पोस्ट हटाने के चक्कर में मुस्लिम भी किसके खिलाफ थी, अंग्रेज के खिलाफ। तो पहली बार ऐसा हुआ कि हिंदू और प्लस मुस्लिम ये किसके खिलाफ थे, अगेंस्ट थे, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। किसके था, ब्रिटिशर्स के। नहीं तो अंग्रेजों का होता था ना डिवाइड एंड रूल, इन दोनों में फूट डालो और क्या करो, राज करो। तो उसके बाद क्या हुआ, ये इसी चीज का फायदा उठाया कौन, गांधी जी। गांधी जी ने बोला कि हम दोनों के साथ हैं, और हिंदू और मुस्लिम दोनों को साथ लेते हुए उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन चालू कर दिया। उसका क्या नाम था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। क्या नाम था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब कि हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। क्या करेंगे, अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते थे कि 5-6 हजार आपका अंग्रेज पूरे भारत को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ थे, आपका वो कौन सा आंदोलन चालू कर दिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। बोले कि हम कहीं भी अंग्रेजों का, चाहे पुलिस हो, चाहे आपका टीचर हो, चाहे लॉयर हो, कहीं भी हम अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे। इसी को क्या बोलते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये जो है चालू होता है 1920 में। टाइमिंग देख रहे हो, सब मैचिंग कर रही है कि नहीं। 1920 में चालू होता है, 2 साल तक चलता है। फरवरी में 1922 में जाके ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। क्योंकि कुछ लोग जो है अंग्रेजों से परेशान होके, उग्र होके एक चौकी को ही क्या कर देते हैं, जला देते हैं। उस चौकी का नाम क्या था, चौरी चौरा। क्या था, चौरी चौरा। इस नाम की अब ट्रेन भी चलती है, चौरी चौरा। और गोरखपुर में ये है चौकी, पुलिस चौकी चौरी चौरा। इसको लिखो, फिर आपको शार्ट में बता दे रहा हूं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था, और उसके बाद ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या था। आया ये देखो, ये 1922 में आपका क्या खत्म हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। हम देखेंगे कि गांधी जी क्या करते हैं ना, कि अपने साबरमती आश्रम से दांडी के लिए एक मार्च चालू करते हैं, और अपने साथ 78 डेलीगेट्स 78 लोगों को लेके चलते हैं। कहां से, साबरमती से दांडी। और कितने लोग,
ये लगभग 385 किलोमीटर था। दूरी कितनी थी? 385। वो जानबूझ के लंबा दूरी तय करते हैं ताकि रास्ते में जाऊंगा तो भीड़ क्या हो जाएगी? ज्यादा। और बोलते हैं कि हम अंग्रेजों को साल्ट पे, नमक पे टैक्स नहीं देंगे और हम इसको पीसफुली तरीके से करेंगे। जैसे आपका पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था ना, उसमें क्या था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में यह था कि हम अंग्रेजों की बात नहीं मानेंगे। अब यहां पे था कि हम उनका कानून भी क्या करेंगे? तोड़ेंगे। और ये साल्ट के हम बोले थे कि देखो साल्ट क्यों चुना गया था? क्योंकि गरीब हो चाहे अमीर हो, लड़का हो चाहे लड़की, हर घर में आपका क्या होता है? साल्ट का यूज होता है। तो बोले कि हम नमक को क्या करेंगे? नमक पे टैक्स नहीं देंगे। साबरमती से डांडी निकलते हैं और वहां पे क्या करते हैं? उस रूल को क्या करते हैं? तोड़ते हैं। जब वहां दांडी पहुंचते हैं तो देखते हैं कि 10,000 से ज्यादा वहां पे लोग थे। तो ये इस मार्च को हम लोग बोलते हैं डांडी मार्च। क्या बोलते हैं? डांडी मार्च। वो देखे कि ये आंदोलन बढ़िया है, टाइमिंग बढ़िया है, एक कोई नया आंदोलन चालू कर दिया जाए, क्योंकि वो पिछला आंदोलन कब चालू किए थे? 1920 में। और ये टाइमिंग कब थी? 1930 की। जब देखते हैं कि बहुत लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, उनको उम्मीद नहीं था कितना भीड़ इकट्ठा होगा, तो 1930 में गांधी जी ने एक और आंदोलन चालू कर दिया। उसका नाम क्या था? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। क्या था? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में यह था कि अब हम अंग्रेजों का जो कानून है, जो रूल है, इसको हम क्या करेंगे? तोड़ेंगे। क्या करेंगे? तोड़ेंगे। पीसफुली तरीके से तोड़ेंगे, लेकिन क्या करेंगे? तोड़ेंगे। और ये बड़े लेवल पे क्या कर दिए? ये चालू कर दिए। देखो बात ये था कि भारत में जो अंग्रेजों के जो हेड होते थे उन्हें वायसराय बोलते थे। क्या बोलते थे? वायसराय। वायसराय जो है, वायसराय अब गांधी जी को मनाने के चक्कर में थे, क्योंकि जो ब्रिटेन का पीएम था वहां पे, वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहा था। देखो सब कुछ कोरिलेट है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या किया था? राउंड टेबल। जैसे वहां पे जो पीएम बना था, नया नया इलेक्ट हुआ था और दिखाना चाहता था कि मेरा कितना डोमिनेंस है, वो इंग्लैंड में एक गोल मेज ऐसे बनाया था और बोला था कि भारत के जितने लीडर हैं सबको मैं बैठाऊंगा और आपस में क्या करूंगा? बात करूंगा। वो पहला बार अपॉइंट किए 1930 में और बोले कि भारत के जितने लीडर हैं वो आ जाए। अंबेडकर जी गए, बहुत लोग गए, लेकिन इस आंदोलन में गांधी जी नहीं गए। इनविटेशन उनको मिला था लेकिन वो गए नहीं थे। पहले आंदोलन में गांधी जी नहीं गए। तो बात यह है ना कि राउंड टेबल का मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब भारत का इतना बड़ा नेता है, पीएम के कहने पे वहां पे गया ही नहीं, तो ये पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या हुआ? सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्योंकि गांधी जी किस में इन्वॉल्व थे उस समय? डांडी मार्च और ये आपका किस में? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। अब प्रेसिडेंट, वो इंग्लैंड का पीएम को फोर्स किया गया। इंग्लैंड के पीएम को बेइज्जती टाइप की महसूस हुई कि हमारा गुलाम देश का एक इंसान आ ही नहीं रहा है हमारे देश में मीटिंग में। अब देखो, अब वो भारत में जो अंग्रेजों के हेड होते थे उन्हें क्या बोलते थे? वायसराय। उस समय वायसराय थे इरविन। कौन थे? इरविन। इरविन जो थे, इरविन को वो फोर्स करता है कि कुछ भी करो, अगली बार जब मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करूंगा 1931 में, तो इस कॉन्फ्रेंस में कौन आने चाहिए? गांधी आने चाहिए, नहीं तो मेरी क्या होगी? बेइज्जती होगी, क्योंकि वो पीएम बना हुआ था नया नया इंग्लैंड में। तो गांधी जी के पास ये जब खबर गई कि इरविन आपके साथ समझौता करना चाहते हैं, जो समझौता हुआ उसे हम बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट। क्या बोलते हैं? गांधी इरविन पैक्ट हुआ 1931 में और गांधी जी एग्री हुए कि मैं कहां जाऊंगा? इंग्लैंड जाऊंगा। अपनी सभी शर्तें मनवाए कि हम नमक पे टैक्स नहीं देंगे, कोई भी भारत का इंसान नमक पे टैक्स नहीं देगा, ऐसे अलग अलग डिमांड रखे। इसी में नाम आता है गांधी जी का कि ये भगत सिंह को क्या कराए थे? भगत सिंह को ये चाहते तो बचा सकते थे, क्योंकि अभी तक भगत सिंह को फांसी नहीं हुई थी। अगर ये चाहते, क्योंकि इरविन की मजबूरी थी गांधी जी की हर बात क्या करना? मानना। गांधी जी अगर फोर्स करते तो इरविन क्या करता? मान जाता और भगत सिंह को फांसी नहीं होती। तो लोग हमेशा ब्लेम करते हैं ना गांधी जी को कि भगत सिंह को मरवा दिए, इसलिए क्योंकि इस टेबल में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, तो भगत सिंह को वो छुड़ाने में जोर नहीं दिए थे। तो जब ये साइन करके जब गांधी जी बाहर निकले थे ना, तो काले झंडे से
इनको दिखाया गया था कि तुमने ये बहुत गलत काम किया है। फिर 1931 में गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, लेकिन वहां के पीएम से एग्री नहीं होते हैं। उसके बातों से फिर वो बीच मीटिंग में ही छोड़ के क्या हो जाते हैं, भारत आ जाते हैं। फिर आपका एक बार और हुआ था, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, 30, 31 और 32 में, जिसमें गांधी जी बस किसमें गए थे, 31 वाले में, और तीनों को अटेंड किए थे अंबेडकर जी, क्योंकि वो खुद लड़ाई लड़ रहे थे रिजर्वेशन के लिए, तो वो तीनों में गए थे। तो उसके बाद देखो ये सिविल डिसोबीडियंस आया मूवमेंट समझ में, और ऐसे चालू हुआ, ये चालू हुआ था, फिर इरविन के समझौते की वजह से बीच में रोक दिया गया। फिर गांधी जी जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से वापस आए तो फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्या किए, चालू किए, लेकिन उतना रिदम नहीं पकड़ा, क्योंकि तुम अपने हिसाब से चालू करोगे बंद करोगे तो उतना थोड़ा ना पकड़ेगा। तो इस वजह से ये सब चीजें हुई। गांधी नेशनलिज्म में गांधी जी का रोल इसलिए आता है, पहला जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हिंदू मुस्लिम को क्या कहिए, एक साथ लाए। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बोले कि अब हम क्या करेंगे, रूल भी क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। और चीजें जो बाकी है इसमें उसको हम फर्दर क्लास में देखेंगे। सर मरवा सकते थे नहीं, तो बात ये थी कि गांधी जी बहुत बड़े पर्सनालिटी थे ना, दंगा हो सकता था। हाँ किसको, देखो बहुत सारी चीजें है ना, गांधी जी डेमोक्रेसी को फेवर करते थे और भगत सिंह कम्युनिज्म आइडियोलॉजी थे, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के थे, वो यूएसएसआर वाले मॉडल के थे। ऐसा नहीं कि गांधी जी ही पूरे रिस्पॉन्सिबल है भगत सिंह के मौत में। भारत के जितने इंडस्ट्रियलिस्ट थे ना वो सब चाहते थे कि भगत सिंह को क्या हो, फांसी हो, क्योंकि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी क्या होता है कि भारत में कोई भी पैसा वाला नहीं रहेगा, सबसे ज्यादा पैसा वाला कौन रहेगा, सरकार, और जो भी प्रॉफिट होगा किसमें बांटा जाएगा, लोगों में, किसमें, लोगों में। यूएसएसआर में शुरुआत में ऐसे चला था ना, तो ऐसे तो भगत सिंह चाहते थे कि भारत कैसा देश बने, कम्युनिस्ट। और हो सकता था कि भगत सिंह अगर आजादी के टाइम जिंदा रहते तो भारत डेमोक्रेसी ना होते, कैसा होता, कम्युनिस्ट। तो जितने पैसे वाले थे उनका प्रॉपर्टी किसमें बढ़ जाता, लोगों में। तो कम्युनिस्ट लोगों का भी मेन रोल था भगत सिंह के फांसी में। ये सब चीजें, चलो ठीक है।